हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है, वो भी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन के साथ। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 13.2 का एक दो सवाल बच गया है, उसको थोड़ा हम लोग पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से भी जो है शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगर पढ़िएगा, किताब निकाल लीजिए, आप भी पढ़िए, समझ में आएगा अच्छे से। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। मतलब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 60% स्टूडेंट हैं, यानी हिंदी वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% मतलब 60/100 है। ठीक है, काट सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। और 40% जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 40% है, मतलब 40/100 है। ठीक है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड 20% रीड बोथ हिंदी और इंग्लिश। दोनों पढ़ने वाला मतलब इंटरसेक्शन, मतलब हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, दोनों पढ़ने वाला 20% है, मतलब 20/100। ठीक है, तो अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक स्टूडेंट को चुना गया और पहला सवाल पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो आपसे पूछा गया पहला सवाल, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ताकि वो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मतलब ये वाला पूछा गया। ठीक है, तो भैया इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। P ऑफ H यूनियन E निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E होता है। सही है, P ऑफ H का वैल्यू 60/100, इसका वैल्यू 40/100 और इसका वैल्यू 20/100। अगर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो 60 40 100 में से 20 गया तो 80, 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। सही है, तो भैया इसका वैल्यू चाहिए, तो आप डी मॉर्गन्स अगर लगा ले तो दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। जब होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बीच का साइन जो इंटरसेक्शन वाला है वो बदल के यूनियन हो जाएगा। ठीक से देखो तो H यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हम 1 माइनस P ऑफ H यूनियन E लिख सकते हैं। हम लोग को पता है अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 1 माइनस यूनियन लिख सकते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का पूछेगा तो 1 माइनस ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार H यूनियन E के कॉम्प्लीमेंट का पूछा तो फॉर्मूला 1 माइनस H यूनियन E लिख सकते हैं। चलिए, तो 1 माइनस H यूनियन E का वैल्यू 100/100, एलसीएम लोगे तो 20/100, यानी कैंसिल होके 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है,
क्या पूछा है? कहता है इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, कहता है कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब वो हिंदी पहले से पढ़ती है तो कह रहा है कि इंग्लिश पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये हुआ P ऑफ E बाय H, मतलब वो हिंदी पहले से पढ़ती है तो इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, मतलब कंडीशनल हो गया। लिखा है क्वेश्चन में कि वो हिंदी पढ़ती है तो इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब E बाय H। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अब बट्टे P ऑफ H। ठीक है, चलिए E इंटरसेक्शन H बोलो या H इंटरसेक्शन E बोलो, बात बराबर है। तो 20/100 है और P ऑफ H का जो वैल्यू है वो 60/100 है, 60/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 20/60 बचा, यानी 1/3 बचा, 1/3 बचा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है, 3rd नंबर। कहा कि इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, कहता है अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है तो हिंदी पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब इंग्लिश पहले से पढ़ती है तो हिंदी का पूछ रहा है, मतलब H/E पूछा इस बार। तो फॉर्मूला वही होगा P ऑफ H इंटरसेक्शन E अब बट्टे P ऑफ E हो जाएगा। तो H इंटरसेक्शन E का वैल्यू कितना है, 20/100 और P ऑफ E का वैल्यू कितना है, 40/100, 40/100। ये से ये कट गया, अब 20 दूनी 40 कट गया तो कितना आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट का आंसर आ गया। जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर ली जल्दी से। 13.2 1/5, ठीक है, 1/3 और 1/2 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसकी बात कर लेते हैं। आइए 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन इच डाई व्हेन पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। भैया 2 डाइस उछाला गया है तो सोच के बताइए, अगर 2 डाइस उछालोगे तो टोटल कितना आएगा, 6 × 6 मतलब 36, ठीक है। और फेवरेबल मतलब जिसका पूछा गया, अनुकूल वाला, फेवरेबल केस, अनुकूल स्थिति। तो पूछा गया कि दोनों ही डाइस पर इवन प्राइम सम अभाज्य होना चाहिए। तो दोनों ही डाइस पर सम रहे और अभाज्य रहे, ये तो सिर्फ यही वाला हो सकता है और तो कोई हो ही नहीं सकता। दोनों ही डाइस पर इवन भी रहे प्राइम भी रहे, वो यही केस हो सकता है और तो कोई केस हो ही नहीं सकता। तो भैया इसी का पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल वाले कितने लोग हैं, 1, और टोटल कितने हैं, 36। तो 1/36 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 18, 2 इवेंट्स A and B will be independent। कहता A और B अगर इंडिपेंडेंट होगा तब बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन में है A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी नहीं, इंडिपेंडेंट होने के लिए परस्पर अपवर्जी होना नहीं चाहिए। B नंबर में लिखा है ये, थोड़ा B नंबर को चेक करिए तो B नंबर में लिखा है कि P ऑफ A डैश इंटू B डैश,
भैया अगर ए और बी को अगर आप इंडिपेंडेंट मानते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे लिखने का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंडिपेंडेंट के हिसाब से इंटरसेक्शन का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, मतलब पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। पी ऑफ ए डैश का मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी ए, और पी ऑफ बी डैश का मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी बी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, समझे। अरे भाई ये लिखो या ये लिखो बात बराबर होता है, और इवेंट इंडिपेंडेंट है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख दिए, और ये कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस पी, ये भी कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इंडिपेंडेंट के हिसाब से। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा खत्म हुआ, यानी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गया। अब जो बात करने वाले हैं मित्र वो है बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, हिंदी में बेस का परिमेय बोल सकते हैं, थ्योरम, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसी से रिलेटेड है जिसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। शॉर्ट में इसको हम टीपीटी बोलेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टीपीटी, ठीक है। और ये है बेस थ्योरम, वो तो ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में और बेस थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बेस नाम है, चिंता मत कीजिएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आइए थोड़ा हम आपको बताते हैं, मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। इसका जो थ्योरी अगर आप बुक में लिखा हुआ देखिएगा तो बहुत अजीब ढंग से लिखा हुआ रहता है, और अगर उस थ्योरी को पकड़ के सवाल बनाने जाइएगा तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आना ही है, लेकिन उससे भी बेहतरीन तरीका हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको तो समझ में आना चाहिए कि बेस थ्योरम और इसमें अंतर क्या है। सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से, बहुत ही अच्छे समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो बैग है, मान लीजिए आपके पास दो बैग है, हम समझा रहे हैं कि भैया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मान लीजिए आपके पास दो बैग है, इस बैग में मान लीजिए 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। इसमें मान लीजिए 7 रेड बॉल है और 6, कुछ और ले लीजिए, 8 ब्लैक बॉल है, ठीक है। चल, दो बैग है हमारे पास, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। इस बैग में भी कुछ है, उसका डेटा दिया हुआ है, इस बैग में भी कुछ है, इसका डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि दोनों बैग में से कोई एक बैग चुनो। मेरी बात को ध्यान से सुनो मित्र, अब हम बताने जाने हैं। कहा बैग चुनो, पहला स्टेप समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि दो ही बैग रहेगा, दो से ज्यादा बैग भी रह सकता है। हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि दो से ज्यादा बैग भी रह सकता है, हम दो बैग एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। दो बैग है, दोनों बैग में अपना अपना कुछ डेटा है, वो लिखा हुआ है। कहेगा कि बैग चुनो, बैग चुनो, ठीक है। बैग चुनो, आपने पहला स्टेप बैग चुना, उसके बाद कहेगा कि बॉल निकालो। उसके बाद क्या कहेगा, बॉल निकालो, बॉल निकालो।
ठीक है, एक बॉल निकालो, एक बॉल निकालो, ये दूसरा स्टेप हो गया। समझ रहे हमारी बात को? पहले बोला बैग चुनो, फिर बोला कि एक बॉल निकालो। कहा कि वो बॉल जो है किसी एक कलर का होगा, किसी भी एक कलर का होगा, है ना। कहा कि बैग चुनो, फिर बोला बॉल निकालो। मान लो कहा गया कि वो जो बॉल है, बैग चुनो बॉल निकालो, फिर कहा कि वो जो बॉल है वो मान लीजिए रेड कलर का हो। किसका हो? रेड हो। ठीक है, ये 3 स्टेप समझ गए। बैग में डेटा दिया हुआ है, पहले बोला बैग चुनो, फिर बोला बॉल निकालो। अब बोला कि वो बॉल निकालने पर कैसा हो रहा है? रेड हो रहा है। तो कह रहा है कि बताइए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझा हमारी बात? यहां से 2 पॉइंट निकलेगा। कहेगा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये पूछ सकता है, या ये कह सकता है कि रेड बॉल फर्स्ट बैग का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस है। रेड बॉल फर्स्ट बैग या सेकंड बैग भी बोल सकता है, फर्स्ट की जगह पे सेकंड भी लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से हमारी बात को समझिए, अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत। पहले बैग है, बैग में डेटा दिया हुआ है, पहले बोला कि बैग चुनो, फिर बोला बैग में से एक बॉल निकालो। अब बोला कि वो बॉल रेड कलर का हो जाए, तो कहा कि रेड कलर के बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक सवाल ये बन सकता है, या बोलेगा कि वो रेड कलर का जो बॉल है वो फर्स्ट बैग का होगा या सेकंड बैग का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहां बैग क्लियर नहीं है, यहां सिर्फ बोला कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहां बैग भी क्लियर है कि बोला कि रेड बॉल होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट बैग का होना चाहिए या सेकंड बैग का होना चाहिए। तो सुन लो मित्र, जब बैग क्लियर नहीं रहता है तो उसको कहते हैं TPT, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और जब बैग क्लियर रहता है उसको कहते हैं बेस थ्योरम, उसको कहते हैं बेस थ्योरम। दोनों में समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, बैग है, बैग चुनो, पहले बॉल निकालो, बैग चुनो बॉल निकालो। बॉल कैसा आ जाए? रेड हो सकता है या ब्लैक, कुछ भी हो सकता है। मान लो बॉल रेड हो गया, तो कहता है अगर वो रेड बॉल है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। बस इतना पूछा तो वो टीपीटी है। लेकिन अगर बोला कि वो रेड बॉल फर्स्ट बैग का होगा या सेकंड बैग का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो बेस थ्योरम होगा। मतलब जब बैग क्लियर नहीं हो, केवल बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछे तो टीपीटी, और जब बैग क्लियर हो कि भैया फर्स्ट बैग का ही होना चाहिए, सेकंड बैग का ही होना चाहिए, तो उसको कहते हैं बेस थ्योरम। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एक है जब बैग क्लियर नहीं हो तो वो है टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और जब बैग क्लियर हो उसको कहते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, अब ये हम आपको समझा दिए कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसका सवाल बनाने के लिए थ्योरी नहीं है, आपको सिंपल हम इसका सवाल जो है, एक मेथड है जिसका नाम है ट्री डायग्राम, उससे हम आपको बता देंगे। बस आपको हम सवाल बताते चले जाते हैं, उसको अच्छे से समझिएगा। हटा दे क्या इसको? चलिए
आइए एक्सरसाइज 13.3 पलटिए पहले और सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इस एक्सरसाइज का सवाल थोड़ा लेंदी रहता है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ज्यादा रहेगा, सवाल आसान रहेगा। आइए सुनिएगा पहला क्वेश्चन। प्लीज आप अपना किताब निकाल के पढ़िए क्वेश्चन को। एन अर्न, अर्न को हिंदी में कलश कहते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। अर्न मतलब हम यहां बैग ही मान के चल रहे हैं। मान लीजिए कि एक बैग है, ध्यान सुनो, ठीक है। एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। A ball is drawn at random. Its color is noted and returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn. Then a ball is drawn at random. कहा गया है कि इस बैग में से एक बॉल निकालते हैं, उसका कलर देख लेते हैं और उस बॉल को वापस रख देते हैं, और जिस कलर का बॉल निकला था उस कलर का 2 बॉल और डाल देते हैं इस बैग में। समझे क्या कहा गया कि इस बैग से एक बॉल निकालते हैं, इस बैग से एक बॉल निकालते हैं और उस बॉल का कलर देख लेते हैं, ठीक है। कलर देख लिया, उस बॉल को वापस इसमें रख दिया। वो बॉल जिस कलर का आया था, वो बॉल जिस भी कलर का आया हो उस कलर का 2 बॉल इसमें और डाल देते हैं और तब जाके फिर से एक बॉल निकालते हैं। तो सोच के देखो भैया, यहां से 2 केस हो सकता है। हो सकता है कि आपने जब इस बैग में से बॉल निकाला तो हो सकता है रेड बॉल निकल जाए। तो बताइए, तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 5/10, 5 मतलब फेवरेबल और टोटल 10। या हो सकता है ब्लैक बॉल निकल जाए, तो जब ब्लैक बॉल निकलेगा, ये रेड की पार्टी है, ये रेड की। या हो सकता है कि ब्लैक निकल जाए, तो जब ब्लैक निकल जाएगा तो फिर भी इसकी पार्टी 5/10 ही होगा, क्योंकि ब्लैक वाला भी तो 5 ही को है। भैया इस बैग में से पहली बार जब एक बॉल निकालोगे तो वो रेड भी निकल सकता है, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है। ब्लैक भी निकल सकता है, ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है। कहता है कि जो भी बॉल निकला उस कलर का 2 बॉल और डाल देते हैं। अगर रेड निकला तो रेड कलर का 2 गो और डालेंगे तो रेड वाला 7 गो हो जाएगा और ब्लैक वाला तो 5 गो रहेगा। लेकिन अगर ब्लैक निकला तो ब्लैक वाला 2 गो और डालेंगे तो रेड वाला 5 गो रहेगा, इस बार ब्लैक वाला 7 गो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। पहले इसमें से एक बॉल निकाले, हो सकता है कि वो बॉल रेड आ जाएगा। अगर रेड आ गया तो रेड वाला 2 गो और इसमें डाल दिए। लेकिन अगर इस बैग में से जो निकला बॉल है अगर वो ब्लैक हो गया तो ब्लैक वाला 2 गो और इसमें डाल दिए, मतलब डेटा ऐसा हो गया। अब बोला फिर से एक बैग, अब ध्यान से देखो, अब 2 बैग बन गया ना, एक ये वाला बैग बन गया, अब ये वाला एक बैग बना। अब कहा बैग चुनो, क्या कहा, अब बैग चुनो। अब सवाल शुरू होता है यहां से। अब बोला बैग चुनो, चलो इसको हम बैग नंबर ए नाम देते हैं, इसको हम बैग ए नाम देते हैं, बैग ए। इसका नाम देते हैं बैग बी। तो भैया बैग ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसको लिख के बनाओगे तो ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग या अर्न जो भी बोलो, बैग ए बराबर अर्न लिख दो, क्योंकि अर्न का चर्चा है तो अर्न लिख देते हैं। तो बताइए
अर्न ए वाले कितने हैं? 1, और टोटल अर्न कितने हो गए यहां पे? 2। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न बी, तो बी वाले अर्न कितने हैं? 1, और टोटल कितने हैं? 1/2। ये बैग चुन लिए। पहले डेटा यहां तक पहुंचा, उसके बाद बोला बैग चुनो, तो भैया ए बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब बैग चुनने के बाद कहा बॉल निकालो, अब बोला कि वो बॉल कैसा निकलता है? रेड। कैसा निकलता है? रेड। तो बता तो बैग ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना होगा? वो पिछला वाला थ्योरी याद रखना, पहले बैग चुनना था, तो बैग चुनना था तो पहले हम प्रोबेबिलिटी बैग का लिखे, उसके बाद बॉल चुनना था, तो अब हम बॉल का लिख रहे हैं, लेकिन वो भी किस बॉल का? रेड बॉल का। तो बताइए, तो बैग ए में रेड बॉल कितने हैं? 7, और टोटल कितने हैं? 12। इसका बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल। तो बताइए बैग बी में रेड बॉल कितने हैं? 5, और टोटल कितने हैं? 12। अब देखो सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभिष्ट प्रायिकता। क्या पूछा गया पता है? अब पूछा गया है कि बैग चुने हैं, बैग में से बॉल निकाले हैं, वो भी कैसा? रेड। तो कहा कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बैग स्पष्ट नहीं किया है कि वो रेड बॉल किस बैग का होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोहाम, बैग स्पष्ट नहीं किया है, सिर्फ इतना बोला है कि भैया बैग चुने हैं, बैग में से बॉल निकाले हैं, वो बॉल रेड निकला है, तो कहता है कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब ये टीपीटी का क्वेश्चन है, बैग का नाम स्पष्ट नहीं किया कि प्रोबेबिलिटी किस बैग वाले बॉल का चाहिए, सिर्फ इतना बोला कि भैया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पता है क्या कैसे करोगे? तो फर्स्ट बैग इंटू उसका बॉल, यानी 1/2 इंटू 7/12, अब प्लस सेकेंड बैग इंटू उसका बॉल 1/2 इंटू 5/12। बस यही करना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल रूल याद रखना है। तो आंसर हुआ 7/24, अब प्लस 5/24, एलसीएम लोगे तो 12/24, यानी कट कटा के 1/2 आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन था टीपीटी का, पहला ही क्वेश्चन था जो टीपीटी का था। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? वो पिछला वाला थ्योरी याद रखना, ये वाला बैग चुनो, तो बैग चुनो मतलब पहले प्रोबेबिलिटी बैग का लिखो, फिर बॉल निकालो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बॉल का लिखो। वही चीज हम यहां पर किए थे। जब हमारा बैग क्लियर हो गया था तो पहले हम बैग का लिखे थे प्रोबेबिलिटी, ए बैग का भी लिखे थे, बी बैग का भी लिखे थे, फिर उसमें से बॉल निकालना था और बॉल कैसा आ गया था? रेड। तो इसके भी रेड का लिखे प्रोबेबिलिटी और इसके भी रेड का लिखे प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद बोला था कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। बस इतना बोला, बैग क्लियर नहीं किया था। इसका मतलब यह हुआ यह बैग इंटू यह बॉल प्लस यह बैग इंटू यह बॉल, बस इतना करके आपको छोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, टोटल तो 12 क्वेश्चन है इसमें, बहुत मजा आने वाला है। पहले आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाते हैं आपको, अभी और क्लियर होगा बहुत सारी बातें। ठीक है, चल आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। बस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा,
अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। चलो, एक बैग है, आप एग्जाम में भी इस तरीके से पिक्चर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बैग है जिसमें से 4 रेड है और 4 ब्लैक है। एक दूसरा बैग है, उसमें 2 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब कहा गया है कि वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड, दोनों में से कोई एक बैग चुनना है। तो चलो एक काम करो, इस बैग का नाम दे दो ए, इस बैग का नाम दे दो बी। तो पहले बैग चुनना है, तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए। तो भैया बैग ए वाले कितने हैं? 1 है, और टोटल कितना है बैग? 2, 1/2 हो जाएगा। पहले बैग चुनना है तो बैग का लिखो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी। तो बैग बी वाले कितने हैं? बैग बी वाले कितने हैं? बैग बी वाला सिर्फ एक बैग है और टोटल बैग कितना है? 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, चलो पहले हमको बैग चुनना है तो हम बैग का लिख लिए। ठीक है, बैग ए वाला 1 था तो 1/2, बैग बी वाला भी 1 था तो 1/2, बैग ए वाला 1 है और टोटल बैग 2 है। ठीक है, और बैग बी वाला भी 1 है और टोटल 2 है, तो 1/2। चलो, तो पहले बैग चुनो, तो कहानी पहले बैग चुनना का है तो हम बैग का लिख दिए। बगल में डीओजी साहब लड़ाई कर रहे हैं जी, तो वही थोड़ा हम भी सुन रहे थे, बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं लोग। आइए, अब कह रहा है कि क्या भाई, एक बॉल चुनना है और बॉल कैसा आ जाए? रेड। तो बताइए, तो इस बैग में रेड होने की पॉइंट कितना होगा? इसमें रेड होने की पॉइंट, रेड वाले 4 हैं और टोटल 8 है, तो 4/8 मतलब 1/2 आ गए। इसमें रेड की पॉइंट कितना हो जाएगा? तो इसमें रेड वाले कितने हैं? 2 और टोटल है 8, यानी कितने आ जाएंगे? 1/4। तो लिखो भैया इसका प्रोबेबिलिटी। अब तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चलिए लिखिए। अब बोला जो बैग चुने हैं, जो बॉल चुने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। देखो इसमें क्लियर कर दिया है कि बैग बॉल जो होना चाहिए वो किस बैग का होना चाहिए? फर्स्ट बैग का। किस बैग का? फर्स्ट बैग का। तो फर्स्ट बैग मतलब यही है। तो जिस बैग का पूछा है, इसे पिछली बार क्या पूछा था? सिर्फ बॉल का पूछ दिया था, बैग क्लियर नहीं किया था। इस बार बैग क्लियर किया है, तो किस बैग का नाम लिया है? फर्स्ट बैग का। तो जिस बैग का नाम लिया है उसको पहले लिखो, बैग इंटू बॉल 1/2 इंटू 2, ऊपर लिखो। जिस बैग का पूछे उसको ऊपर लिखो और नीचे में टोटल बैग इंटू बॉल अब प्लस बैग इंटू बॉल। बस ये करना है, हो गया काम खत्म। ये है बेस थ्योरम, समझ गए? जिस बैग का प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसका ऊपर लिख देना है और नीचे में टोटल लिख देना है। तो फर्स्ट बैग का पूछा था तो फर्स्ट बैग इंटू बॉल ऊपर लिखे और नीचे में टोटल बैग इंटू बॉल प्लस बैग इंटू बॉल। हो गया, अब सॉल्व करो। 1/2 1/2 1/2 सब जगह से कॉमन होके कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/2, नीचे बचा 1/2 अब प्लस 1/4। 1/2 और 1/2 यहां से कॉमन होके कट गया, तो 1/2 ऊपर बचा और नीचे 1/2 प्लस
तो ऊपर 1/2 और नीचे अगर एलसीएम लोगे तो 3/8 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/2, अब पलट के ये हो जाएगा 8/3। अच्छा ये 4 दूनी 8, 2 चौक 8। अच्छा ये थोड़ा सा, एक सेकंड, ये एलसीएम गलत है थोड़ा, ये गलत है। कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो सॉरी 4 हो गया एलसीएम ना, सॉरी एलसीएम अगर 4 लोगे तो 2 दूनी 4, मतलब 3/4 होगा, 3/4 मतलब 4/3, तो 2 दूनी 4। आंसर कितना आ जाएगा भैया? 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब है 2/3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे ऐसे करके सारा क्लियर हो जाएगा। पहले बैग का लिखना है, फिर बॉल का लिखना है, फिर जिस बैग का पूछेगा उसको ऊपर लिखना है और टोटल नीचे लिखना है। ये है बेस थ्योरम। आराम आराम से सब क्लियर करना है। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा तो कहता है ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, कॉलेज में जो स्टूडेंट है उसकी बात चल रहा है। इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। मतलब 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है और बाकी 40% स्टूडेंट हॉस्टल के बाहर रहता है। मतलब सिंपल लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल वाले का जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है रहने वाले का, मतलब 60/100 रहने दो। और हॉस्टल के बाहर मतलब डे स्कॉलर, जो डे स्कॉलर है आपका, ठीक है, डे जो स्कॉलर है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 40/100 है। मतलब इतना परसेंट हॉस्टल में रह रहा है, इतना परसेंट हॉस्टल के बाहर रह रहा है। मतलब समझो ये एक तरीके से बैग मान के चलो, ये आपका पहला बैग हुआ, ये आपका दूसरा बैग हुआ। इस बार बैग का प्रोबेबिलिटी दे दिया है, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी सुन लीजिए थोड़ा सा। चलिए उसके बाद बोला कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन अ ग्रेड ए। मतलब जो हॉस्टल में रह रहा है वह स्टूडेंट ग्रेड ए वाला है, ग्रेड ए। हॉस्टल वाले स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलता है, वो 30% है, मतलब 30/100। और जो हॉस्टल के बाहर रह रहा है उसको ग्रेड ए मिलता है, उसको ग्रेड ए मिलता है, वो कितने परसेंट है? 20% है, 20/100। मतलब समझे हमारी बात? मतलब हॉस्टल वाला एक स्टूडेंट है और दूसरा है डे स्कॉलर, मतलब हॉस्टल के बाहर वाला। तो हॉस्टल वाला स्टूडेंट ग्रेड ए पाता है, उसका 30% है, और हॉस्टल के बाहर वाला ग्रेड ए पाता है, उसका 20% है। मतलब ऐसा समझो, यह पहला बैग है, यह दूसरा बैग है, यह पहला बैग का बॉल है, यह दूसरा बैग का बॉल है। ऐसे समझो, समझे? ये पहला बैग, ये दूसरा बैग, ये पहला बैग का बॉल, ये दूसरा बैग का बॉल। अब कहा गया कि एक स्टूडेंट चुना जाता है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी one student is chosen at random from the college and he has a grade A, what is the probability that it is that the student is a hostelier? क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना में से एक स्टूडेंट चुनते हैं और वो स्टूडेंट ग्रेड ए वाला है, तो कहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रेड ए वाला स्टूडेंट हॉस्टल का हो, हॉस्टल का हो मतलब इस बैग का हो। समझे? मतलब सिर्फ इतना बोलता कि ग्रेड ए वाला स्टूडेंट चाहिए, तो ये टीपीटी था। लेकिन इस बार बोला कि ग्रेड ए वाला स्टूडेंट चाहिए लेकिन हॉस्टल वाला चाहिए, तो ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? हॉस्टल वाले का पूछा है। तो पहले हॉस्टल वाले को ऊपर लिखो, हॉस्टल इंटू ग्रेड ए, तो 60/100 इंटू 30/100, हॉस्टल इंटू ग्रेड ए, और नीचे में टोटल हॉस्टल इंटू ग्रेड 60/100 इंटू 30/100 प्लस हॉस्टल इंटू ग्रेड 40/100 इंटू 20/100। मतलब जिसका पूछेगा उसको ऊपर और नीचे में टोटल लिखना है। तो हॉस्टल वाले का पूछा था तो हॉस्टल वाले का ऊपर लिखा, नीचे में टोटल लिखा। सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे? 100 नीचे में यहां भी है, 100 नीचे में यहां भी है, यहां भी है, सब जगह से कट जाएगा। ऊपर वाला बचेगा कितना? 1800। यहां ऊपर वाला बचेगा कितना? 1800। और यहां ऊपर वाला कितना बचेगा? 800। ठीक है, तो ऊपर 1800 और नीचे 2600, तो ये से ये कट गया, तो भैया 9/13 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? 9/13। चलिए नोट कर जल्दी से। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 9/13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन को अच्छे से फिर से। चलिए क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सवाल का टेस्ट चल रहा है। अ स्टूडेंट आइदर नोज आंसर और गेस, या तो स्टूडेंट आंसर जानता है या तो आंसर गेस करता है। सही बात है, जो जानता है वो अपना जानकारी के आधार पर आंसर करेगा, और जो नहीं जानता वो क्या करेगा? गेस करेगा। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट चल रहा है वो स्टूडेंट उसका आंसर या तो जान के देता है, मतलब जानता है तब देता है, या नहीं तो गेस करके देता है, मतलब तुक्का मारता है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer। कहता है कि अगर वो आंसर जानता है ना, knows, अगर वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और वो आंसर को गेस करता है, मतलब तुक्का मारता है, वो आंसर को गेस करता है यानी तुक्का मारता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना। जान के आंसर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तुक्का मारता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। Assuming that a student who guess at the answer will be correct with the probability 1/4, कहता है कि ये मान के चलिए कि अगर वो बच्चा आंसर को गेस किया तो गेस करने पर आंसर करेक्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4। तो सोच के बता, अगर कोई विद्यार्थी आंसर जानता है और तब वो अगर आंसर मार्क करेगा तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 100%, यानी कितना? 1। कोई विद्यार्थी अगर आंसर जानता है तब अगर वो आंसर में मार्क करेगा तो 100% का सही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1। प्रोबेबिलिटी 1 तब होता है जब आपको चीजें श्योर हो कि नहीं ये भाई होगा ही। तो जब कोई विद्यार्थी आंसर जानता है तो पक्का है कि वो सही आंसर ही आएगा, मतलब श्योर है। इसका मतलब जान के आंसर सही करेगा तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, और गेस करता है और तब सही होने का चांस 1/4 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, ये हम लोग लिखे हैं। स्वाभाविक बात है, अगर कोई विद्यार्थी आंसर जानता है तब आंसर में मार्क करेगा तो 100% सही आएगा, मतलब उसका चांस कितना है? 1 है। और कोई विद्यार्थी गेस करता है और गेस होके सही आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना? 1/4 है। तब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन
दैट ही इज आंसर करेक्टली। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो विद्यार्थी आंसर जानता है और तब करेक्ट होता है। तो समझो, ये है आपका बैग 1, ये आपका बैग 2, ये है बैग का बॉल, ये है बैग का बॉल। समझ गए? ये है बैग 1, ये है बैग 2, ये है बैग का बॉल, ये है बैग का बॉल। ठीक है, पूछा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछा है। पता है क्या पूछा? कि वो विद्यार्थी आंसर जानता है तब सही हो जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जानता है तब सही हो जाए, तो जानता है तब सही हो जाए, इसको ऊपर लिखो 3/4 × 1 और नीचे में लिखो टोटल। जानता है तब सही हो जाए मतलब 3/4 × 1, अब प्लस गेस करता है तब सही हो जाए 1/4 × 1/4। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो? ऊपर वाला 3/4, नीचे वाला 3/4, अब प्लस 1/16। तो भैया 3/4 नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 × 16 यानी 12 × 1 13, 13/16 हो जाएगा। तो 3/4 ये पलट के लिखाएगा तो 16/13, तो 4 × 16 यानी 12/13। ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको भी पॉज करें और नोट कर लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कितना इजी सॉल्यूशन है, बस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। ये 5 नंबर थोड़ा और बढ़िया सवाल है। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग a certain disease when it is in fact present। मतलब किसी व्यक्ति को डिजीज है, इस बात का चेक जब वो अगर कोई आदमी जब लैब में अपना बीमारी चेक कराने जाता है तो उस लैब का रिपोर्ट ऐसा है कि 99% उम्मीद है कि वो सही रिपोर्ट देगा। 99% उम्मीद है कि वो रिपोर्ट सही देगा कि सही में इस आदमी को ये बीमारी है। यानी है ना, करेक्ट रिपोर्ट देने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% है, मतलब 99/100 है। और इनकरेक्ट रिपोर्ट देने की प्रोबेबिलिटी नीचे में है, ध्यान से पढ़िएगा। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person। और बीमार आदमी को हेल्दी आदमी को भी बीमार बता देता है, इसका मतलब गलत रिपोर्ट दे रहा है। स्वस्थ आदमी को भी बीमार बता देता है, इसका मतलब गलत रिपोर्ट दे रहा है। तो गलत रिपोर्ट, इनकरेक्ट रिपोर्ट, तो इनकरेक्ट रिपोर्ट देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5% है। 0.5% है। तो 0.5% का मतलब 0.5/100 मतलब कितना आ जाएगा 0. अच्छा रहने दो 100, इसमें इसका डेसिमल खाली हटा लो, 5 कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, सही रिपोर्ट देने का चांस इतना है, गलत रिपोर्ट देने का चांस इतना है। अब कोई आदमी अपना बीमारी जांच कराने गया, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअल हैज द डिजीज, कहता है कि सही में 0.1% व्यक्ति को वह बीमारी है, इसका मतलब रिपोर्ट सही दिया हुआ है। तो डिजीज वाले है ना, डिजीज वाले कितने लोग हैं
ठीक है। हाँ जी, डिजीज का स्पेलिंग थोड़ा सा हम देख देख के लिख रहे हैं। डिजीज वाले कितने परसेंट है? 1%। 1% है क्या? 0.1%। तो 0.1% का मतलब 0.1/100 यानी 1/1000। मतलब समझे हमारी बात? जिस बीमारी को वो जांच कराने लैब में गया है, वह बीमारी सही में 0.1% लोगों को है। इसका मतलब जांच सही दिया हुआ है। तो जांच सही देगा तब बीमारी होने का प्रोबेबिलिटी ये है, और जांच जब गलत दे देगा तब बता तो, जब जांच गलत दे देगा तो हेल्दी वाला हो जाएगा ना। तो हेल्दी कितना परसेंट हो जाएगा? जब 1/1000 बीमार लोग हैं तो 1 - 1/1000 यानी 999/1000 हेल्दी लोग हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए। एक लैब है जो 2 प्रकार का रिपोर्ट देता है, एक सही रिपोर्ट देता है इतना परसेंट, गलत रिपोर्ट देता है इतना परसेंट। सही रिपोर्ट है इसका मतलब बीमारी है तो बीमार लोग इतने परसेंट है। गलत रिपोर्ट है इसका मतलब आदमी स्वस्थ है, तो जितना बीमारी है उसको 1 में से माइनस कर दी। तो 1 में से घटा दोगे, 1 में से बीमार लोग को घटा दोगे तो स्वस्थ लोग निकल जाएगा। तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही में व्यक्ति को डिजीज है। मतलब डिजीज वाले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, समझे। तो कहता है कि आपको पता हो गया सारा चीज कहानी, लैब में सही रिपोर्ट देने का, गलत रिपोर्ट देने का, बीमार वाले लोग, हेल्दी वाले लोग। तो कहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही में कुछ व्यक्ति को बीमारी है। मतलब जो व्यक्ति अपना बीमार टेस्ट कराने गया उसको डिजीज निकला, मतलब बीमार व्यक्ति का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो भैया बीमार व्यक्ति तो यहां है, तो जिसका पूछा उसको ऊपर लिखो ना। तो 99/100 इंटू 1/1000 और नीचे लिखो टोटल 99/100 इंटू 1/1000 अब प्लस इसका भी लिखो 5/1000 इंटू 999/1000। समझ गए? बीमार व्यक्ति का प्रोबेबिलिटी पूछा था, तो बीमार वाले को ऊपर लिखे, नीचे में टोटल लिखा। इसको सॉल्व करो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां नीचे में कितने जीरो है? 5, यहां भी 5 और यहां पे 6 है। अच्छा, तो सब में से नीचे से अगर 5 जीरो हटा दोगे तो ऊपर बचेगा 99। 5 जीरो अगर हटा दिए, यहां से अगर 5 जीरो हटा दोगे तो बचेगा 99, और अगर यहां से 5 जीरो हटा दोगे तो 1 जीरो बचेगा, यानी 5/10 गुना 999 ये बचेगा। ठीक है, 6 जीरो है ना इसमें, तो 5 जीरो हटेगा, यहां से भी 5 जीरो कॉमन, यहां से भी 5 जीरो कॉमन, यहां से 5 जीरो कॉमन, तो 1 जीरो बच जाएगा। कितना आ गया बताइए? 5 2 जा 10। अगर इसको काट दोगे, यहां देख लो, यहां देख लो, अगर काट दोगे तो ऊपर आ जाएगा 99 और नीचे कितना आ जाएगा? 99 प्लस 5 दूनी 10 यानी 999/2। तो एलसीएम लोगे तो 999 अब बट्टे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 18 1 19, 198 प्लस 99 और ये वाला 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 198 अब बट्टे करो ऐड। 9 8 17, 9 9 18 1 19, 9 1 10 1 11। कट करो, 3 बार में कटेगा, 9 8 17, 9 7 16 कट जाएगा 3 बार में।
3 छक 18 और 3 छक 18, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 नम 27, 3 नम 27, फिर कट जाएगा ये 9 9 18, फिर 3 से कटेगा 22, 3 जा 13 तिया 39 और 3 तिया 9, यानी आंसर जो हो जाएगा 22/133, 22/133 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर एक बार पहले अच्छे से। हाँ, 22/133 बिल्कुल सही आंसर है। समझे? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना। क्वेश्चन जैसे देखिएगा, आपके पास जो भी किताब है, चाहे वो हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला, उस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आवे तो एक बार और पढ़िएगा, और तब उसके बाद जो हम सॉल्यूशन करते हैं वहां देखने आइएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ, हम जो बोल रहे हैं उसी को डायरेक्ट देखिएगा तो आप सवाल समझ सकते हैं कि हाँ ये सवाल ऐसे बना। पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर सकते, तो आप पहले ही सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए कि हाँ भैया क्या कह रहा था सवाल में, और फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। तो भैया ये जो तरीका हम बता रहे हैं सॉल्व करने का, ये बेस थ्योरम का बेस्ट तरीका है। नहीं तो आप देख लो फॉर्मूला वाला मेथड से अगर हम चलते तो हालत खराब हो जाता। समझे? और इसी फॉर्मूला से हम सारा का सारा जो है क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो यहीं पे रोकेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिए हैं, अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे ये पूरा। तो चलिए, बेस थ्योरम हमारा लगभग कंप्लीट होने को है, लेकिन अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए आज इतना ही रोकते हैं। और अगर आप सभी को इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल का काम पसंद आता हो तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़े और इस चैनल का भी ग्रोथ हो सके। ओके, और पढ़ते रहिए, लास्ट में ये कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।